तीसरा बजट पेश किया है। राजस्थान के लिए ये बजट किस तरह का रहा, उसको बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं टोंक ज़िले के अंदर और ख़ास तौर से टोंक ज़िला मुख्यालय पर, जो कि सचिन पायलट का इलाका है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राज्य में, ज़िले में और टोंक विधानसभा क्षेत्र में क्या मिला, इसको लेकर बात करने के लिए हम लोगों के पास पहुंचते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं चिकित्सक वर्ग से डॉक्टर सुभाष जी। देखिए, क्या इस बजट के अंदर आपको लग रहा है कि राज्य सरकार ने नया किया या कुछ चीज़ें हेल्थ के ऊपर आई हैं? राज्य सरकार ने बजट काफ़ी संतोषजनक है, फिर भी लेकिन कुछ कमियां फिर भी अपन इसको मानेंगे। जैसे कि मेंटल हेल्थ पे इस बार उन्होंने फोकस किया है, ये बहुत अच्छी बात है। जनरली ये पार्ट नेगलेक्ट रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं तो जेके लोन और RUHS जो कि हार्ट बीट है अपनी राजस्थान की, उसके अंदर भी इन्होंने IPD टावर और उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इन्होंने फोकस किया है। ये बहुत अच्छा कदम मानता हूँ मैं इसको। तीसरी चीज़, इन्होंने माँ योजना के अंदर भी विस्तार के अंदर जो है फंड रेज किया है, लेकिन कुछ चीज़ें और थी जिनको अपन इसको डेवलप कर सकते थे। जैसे कि माँ योजना में इन्होंने NFS कैटेगरी के अंदर लोगों को बेनिफिट देते हैं। मेरा मानना था कि राजस्थान का कोई भी नागरिक हो, भले वो NFS कैटेगरी से हो या अलग कैटेगरी से हो, सबके लिए ये योजना मतलब हेल्थ स्कीम फ्री होनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी भले वो NFS कैटेगरी में आए या ना आए, उसके लिए निःशुल्क इलाज राजस्थान सरकार द्वारा किया जा सके। ये मेरा मानना है, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो गवर्नमेंट इस बजट में नहीं कर पाई। थैंक यू। ये खासतौर से इस बार बात आई है कि इमरजेंसी पेशेंट यानी दुर्घटना में जो लोग घायल आएंगे, उनका सभी अस्पतालों को इलाज करना पड़ेगा नियरेस्ट। पहले भी इसको लेके बहुत बड़ा आंदोलन डॉक्टर्स कर चुके हैं। नहीं, ये बात अच्छी है, गवर्नमेंट ने अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं और हम करेंगे भी। कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा, मोस्ट वेलकम, उसका इलाज डेफिनेटली करेंगे और तन मन धन जो भी हमारा लगे हम डेफिनेटली उसका करेंगे। पर सबसे पहले हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि वो इमरजेंसी की डेफिनेशन क्लियर हो कि इमरजेंसी कौन सा पेशेंट और क्या होगा और कितना बजट रहेगा, कैसे उसका रिफ़ंड हमको मिलेगा, वो क्लियर पहले होना चाहिए इस बजट में, मैं ये कहना चाहूँगा। और वो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको लेके? हेल्थ इश्यूज ये हैं कि अब कोई ठीक है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए तो करती ही है, पर हम प्राइवेट हॉस्पिटल, जो छोटे हॉस्पिटल हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। वो छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कॉर्पोरेट बड़े हॉस्पिटल हो, वो उनको एक ही तराजू में तोलती है। उनके लिए दोनों तरह के हॉस्पिटलों के लिए एक ही तरह के नियम है, वो गलत है। अब हमारे हॉस्पिटल में 100-150 रुपये फ़ीस होती है, वहाँ 1000 रुपये फ़ीस होती है, तो हम कैसे एक तरह के नियम होते हैं दोनों हॉस्पिटल की। मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि दोनों हॉस्पिटल के लिए हम छोटे हॉस्पिटल हैं, जो छोटे बहुत कम मेहनताने में हम देखते हैं, इलाज करते हैं, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं वो इतनी बड़ी बड़ी फ़ीसें लेते हैं, बड़े बड़े चार्ज लेते हैं, तब भी एक ही नियम है, वो गलत है। वो मैं चाहूँगा कि उस पर कुछ ध्यान दिया जाए। देखिए, एक्स आर्मी पर्सन हो, चाहे सैनिक हो या वीरांगनाएँ हों, उनकी कुछ उम्मीदें थी और बजट से पहले प्रस्ताव भी बताते हैं कि दिए गए थे, कुछ घोषणाएँ हुई हैं, कुछ मांगे थी, क्या लगता है पूरी हो पाई आपकी? मैं सबसे पहले ऑर्डिनरी कैप्टन सूरजमल जाट, सेवानिवृत्त, 32 साल सेवा देके सेना से आया हूँ। मैं सबसे पहले तो सरकार का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कि इस बजट में हमारे को बहुत अच्छा वेलफेयर दिया है। वो प्रदेश से सैनिक, पूर्व सैनिक, उसके आश्रित और वीरांगनाओं के सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टोंक में इंटीग्रेटेड सैनिक कम्प्लेक्स की स्थापना प्रस्तावित की गई है। राज्य सरकार ने जोधपुर, शेरगढ़, टोंक, पलौदी, खेड़तल, ब्यावर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में ऐसे कम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना बनाई है। पहले चरण में जोधपुर, शेरगढ़। आप संतुष्ट हैं इन योजनाओं से? पूरा सबसे पहले घोषणा करने के बाद भी पहले चरण में हमारे टोंक जिले को लिया गया है, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और साथ में एक आगाह करना चाहता हूँ मेरी सरकार से, जो कि हमारे सैनिकों को अलग अलग जाति में बांट दिया गया है, जबकि सैनिक की कोई जाति नहीं होती है, सिर्फ एक ही जाति होती है, सैनिक। तो इसको दूर किया जाए, जो पिछली सरकार ने जो गड़बड़ किया है जाति में बांट के, ताकि सैनिक को आरक्षण आने के बाद में 15 साल की नौकरी करके आते हैं कई, और वो 40 साल में घर आ जाते हैं, उनका पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए उनको जाति में ना बांटा जाए। हमारी सैनिक की एक ही जाति है, केवल सैनिक। तो इसलिए हमारे को ये त्रुटि को दूर किया जाए। साथ में जो हमारे जो वीरांगनाएँ, जो अपांग सैनिक होते हैं, जो युद्ध में या कठिन परिस्थितियों में वो अपना अपांग हो जाते हैं, उनका जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है,
पेंशन दी जाती है उस पे सरकार ने इनकम टैक्स लगाया है, वो माफ़ होना चाहिए। जबकि बहुत कठिन परिस्थिति में बुरी हालत में अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए मैं सरकार से आगाह करना चाहता हूं कि इस पे गौर किया जाए और इस त्रुटि को दूर किया जाए। धन्यवाद साहब। जो पेंशन का मामला है तो केंद्र सरकार से जुड़ा मामला है, क्योंकि हमारा राज्य का बजट आया है। देखिए, राज्य का बजट आज आ चुका है, आपने भी सुना देखा। आप एडवोकेट भी हैं, पार्षद भी हैं और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं। क्या लगता है इस बजट को लेकर? देखिए, बजट से जितनी उम्मीदें थी, उम्मीदें निराशा में बदल चुकी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब जिला व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के रूप में मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले बात ये करूंगा कि वकील समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है पूरे राजस्थान में। हमारी डिमांड थी कि वकीलों के लिए आवास सुविधा हो, उनके लिए पेंशन सुविधा हो और बीमे की एक सुविधा हो। वकीलों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक पॉलिसी पैकेज हो जिसमें उनका बीमा हो। और फिर उसके बाद जिस तरह से कर्मचारियों का RGHS के थ्रू इलाज होता है, तो हमारी ये डिमांड थी, कई वर्षों से डिमांड है आज भी, कि हमसे भी कुछ प्रीमियम शुल्क ले रहे हैं सरकार, और वो जो चिकित्सा सुविधाएं सभी को उपलब्ध है, कर्मचारियों को वो हमें उपलब्ध हों। मतलब इस बजट में आपको कुछ निराशा मिली है? बिल्कुल। देखिए, टोंक का एक रेल से लेके बहुत बड़ा मुद्दा आप खुद उठाते रहे वर्षों तक। अभी फिर सरकार के पास अटका हुआ था कि 50% राज्य सरकार दे दे, राज्य सरकार दे तो बात आगे बढ़े। क्या लग रहा है, राज्य सरकार टोंक को लेके गंभीर नहीं है, या क्योंकि ये कांग्रेस के MLA हैं, या पहले बीजेपी के भी रहे, तो क्या रहा? देखिए, 2013 में 873 करोड़ रुपए की 71 लाख रुपए की भारत सरकार ने स्वीकृति कर दी थी, जिस पे काम भी हुआ। फिर भारत सरकार ने फिर 100 करोड़ 1 लाख रुपया और दिया इसमें बढ़ोतरी करने के लिए। करीब करीब सर्वे पूरा कंप्लीट हो चुका है, कहाँ से किसी कितनी कितनी ज़मीन आएगी, कहाँ कहाँ पुल बनेंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। 13 साल में हमारी राजस्थान सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को, अपनी भागीदारी को नहीं निभाया, जिसकी वजह से रेल आज भी उलझी हुई है। जबकि अब राजस्थान की जिम्मेदारी, भारत सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा चुका है। जबकि डबल इंजन सरकार है, हमें उम्मीद थी और अगली बार भी उम्मीद थी कि हमारे इस बजट में दे देंगे। अभी भी हमारी उम्मीद थी कि इस बजट में हमें शामिल कर लिया जाएगा रेल का। तो कब तक टोंक की जनता इंतज़ार करेगी? इसके पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। साथ ही हमारी मैं इसमें एक आशा सहयोगिनियों को जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आशा सहयोगिनी बहुत काम करती हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया। पिछली सरकार 15% बढ़ाया करती थी, इन्होंने, इस सरकार ने 10% कर दिया था मानदेय में बढ़ोतरी, अब कैसे वो भी नहीं करती दी गई है। इसलिए हमारी मांग है कि आशा सहयोगिनियों का भी ख्याल रखा जाए। साथ ही इसमें रिक्शा चालक जो रिक्शाएँ चला रहे हैं, राजस्थान में मैं अनुमान से करीब 50 से 60 हज़ार लोगों को बेरोज़गार होने पर जा रही है, क्योंकि इन्होंने फिटनेस के कंप्लीट नहीं होने की वजह से इन्होंने नोटिस जारी करे हैं और घरों पर लोगों के नोटिस पहुंच रहे हैं, और नहीं पहुंच रहे हैं तो और पहुंच जाएंगे। अगर उन्होंने फिटनेस नहीं कराया तो RC कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए वो बेरोज़गारी की हालत में चले जाएंगे। देखिए, बात बेरोज़गारी करी, आप तो नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन हैं और महिला भी हैं, तो देखिए किस तरह का एक था कि अर्बन स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा मिले राज्य सरकार से, तो बीजेपी की सरकार से भी जो बजट हुआ है ख़ासतौर से, ये किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि गृहिणी भी हैं आप उसके अंदर? बिल्कुल, देखिए, आज मैं सबसे पहले तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारे माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने आज बहुत ही अच्छा, बहुत ही जनता को समर्पित राजस्थान के विकास के लिए बजट पेश किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने सबका ध्यान रखते हुए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, सभी का ध्यान रखते हुए ने राजस्थान को बहुत बजट दिया है और बिल्कुल पिटारा खोला है, बरसात करी है आज उन्होंने धन की। जिस तरह महिलाओं के बारे में कहना चाहूँ कि लखपति दीदी का जो पिछले साल जो उन्होंने 1 लाख कर रखा था, आज उनको 1.5 लाख का ऋण कर दिया है, ताकि वो अपने आप को स्वावलंबी बना सके अपना रोजगार करके, और उनको अपने ही ज़िले में, अपनी ही जगह उनको ऐसा मार्केट उपलब्ध कराया जाए ताकि उनको बेचकर वो अपना उत्पादन बढ़ा सके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और नगर निकायों में भी काफ़ी बजट उन्होंने दिया है, ताकि गार्डन, पर्यावरण, सड़क, नाली, बहुत शहर की जो अपन सुविधा शहरवासियों को, जैसे कि पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो सब उनको ऑनलाइन मिल सके, ऐसी उन्होंने सुविधा करी। इसके लिए उन्होंने काफ़ी बजट दिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग से आप जुड़ी रहीं पहले, और आंगनवाड़ी हों, SSG ग्रुप हों, इनको लेके आप काम करते रही हैं। आज दिया कुमारी जी ने अपने बजट में उनके लिए दिल खोल के घोषणाएं करी हैं। क्या लग रहा है, ये घोषणाएं धरातल पे कभी नज़र आएंगी? क्योंकि नंद घर बनने वाले हैं, अब आंगनवाड़ियों में इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है। क्योंकि
हमारी वित्त मंत्री महिलाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात कि महिला बाल विकास विभाग भी उनके पास है, तो मुझे बहुत आशा थी कि वो अंदर से पूरे विभाग को देख रही हैं, उन्हें महिलाओं की परेशानियां पता हैं। लेकिन जो पहले से योजनाएं चल रही थी उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन उन योजनाओं की समीक्षा नहीं की गई। उन्होंने 1 लाख से 1.5 लाख किया, पर क्या समीक्षा हुई कि 1 लाख से वो जो लखपति दीदी बनी हैं वो वास्तव में कोई काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। इसके अलावा 50 एक स्वयं सहायता समूह को 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया, तो क्या समीक्षा की गई कि वो उसको इस्तेमाल कर पा रही हैं या वो उनको मिलेगा भी? क्योंकि इतनी लंबा प्रोसेस है। वो महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं जुड़ती हैं समूह से, परंतु उनको, मुझे जहाँ तक पता है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, किस तरीके से उनको समूहों को आगे बढ़ाने का, उनके लिए उन्होंने कौशल के लिए भी रखा है कि उनके प्रशिक्षण करवाए जाएंगे। लेकिन मेरी आशा ये थी कि वो ऑलरेडी जो चल रही थी उनमें कुछ अमेंडमेंट करके महिलाओं तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, इस पर ध्यान देना था, पहली बात। दूसरी बात, शहरी क्षेत्र में भी जैसे आजीविका मिशन चलता है, आजीविका मिशन चल रहा था। मैं ये सरकार शायद ये मानती है कि ग्रामीण ही गरीब है, लेकिन मैं, क्योंकि मैंने शहरी क्षेत्र में महिला बाल विकास में काम किया है, तो मैंने देखा है कि शहरी क्षेत्र में स्थिति और ख़राब है, क्योंकि यहाँ महंगाई से बहुत जूझ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो शहरी आजीविका मिशन को अक्टूबर 24 में बंद कर दिया गया। मुझे उम्मीद थी कि शायद इस बजट में फिर से शहरी आजीविका मिशन को लिया जाएगा, लेकिन उसको नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर कहा यह जा रहा था कि महिलाओं को लेकर के ये बजट है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये महिलाओं के बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर, आप सक्षम आंगनवाड़ी बना रहे हैं, बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं सक्षम आंगनवाड़ी के लिए, लेकिन मेन पावर जो वहाँ काम कर रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी, क्या उनकी तरफ देखा जा रहा है? अभी एक सहायिका 20 बच्चों को बचाते हुए उसने छत्ते ने हमला कर दिया था, मर गई। उसके लिए कोई घोषणा है क्या? नहीं है। ये रिटायर्ड हो जाती हैं, रिटायर्ड होने के बाद इनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। इसके अलावा इनको जो ये काम कर रही हैं, तो जब वो बीमार हैं, मतलब एक जो 10,000 15,000 की कोई भी मैन पावर काम कर रहा है, मैं बीमार मानती हूँ उसको। जब तक उसको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, वो मजबूती से काम नहीं करेगा। आपका 1,000 प्राइज़ लेके वो करेगी क्या? किसमें इतनी हिम्मत है कि वो 1,000 कार्यकर्ताओं को भाई हम साल भर में प्राइज़ दे देंगे? अभी भी दे रहे हो यशोदा पुरस्कार, अभी भी दे रहे हो पन्नाधाय पुरस्कार, कुछ नहीं हो रहा। की आशाओं पे खरा मेरी नज़र में ये महिलाओं के लिए इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। देखिए आमिर भाई, माइनॉरिटी से जुड़ा टोंक शहर और टोंक विधानसभा क्षेत्र टोंक जिला, क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं? क्या जो कांग्रेस की पहले घोषणाएं थी उनको लिए कुछ आशाएं जगी है? देखिए, सरकार युवाओं का रोजगार भी है, सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, नाम करती है। किसानों को लेकर उन्होंने कोड किया है कि जो प्रधानमंत्री का एक कोड था कि किसानों के अगर संबल होगा तो सशक्त होगा तो देश उज्जवल होगा। और प्रधानमंत्री ने अभी चंद दिन पहले ही आंख मूंद कर अमेरिका से ट्रेड डील करी और अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं उसके लिए भारत के लिए खोल दिया। उसका असर क्या किसानों पर नहीं आएगा? किसानों की हालत बुरी होगी। अल्पसंख्यकों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार के लिए टोंक ज़िले का मतलब सिर्फ मालपुरा और टोडर राइसिंग है। जारी घोषणाएं जो हो रही हैं, जो क्रियान्वयन चल रहा है, वो टोडर राइसिंग और मालपुरा को केंद्रित करके चल रहा है। बाकी टोंक ज़िला मुख्यालय को इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। देखिए, कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेके एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी, जांच करेगी और फिर वो अपनी सिफारिशें देगी। आप तो शिक्षक नेता रहे हैं, डीएनटी के जो लोग हैं उनसे भी आप जुड़े हुए हैं कामकाज से, क्या लग रहा है इस बजट को लेकर? देखिए, बजट बिल्कुल साधारण है। और रही 8वें वेतन आयोग की बात, ये केंद्र सरकार का मामला है। अभी केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग देगी नहीं, उससे पहले राजस्थान सरकार करेगी क्या? उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने से कोई बेनिफिट नहीं है। कर्मचारियों को ऑफिस चाहिए था और हमारे 6, 7वें वेतन आयोग की जो विसंगतियाँ थी वो हमारी लंबित थी, उस पर कुछ इनको प्रावधान करना था, लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया। इसके अलावा भी जो हमारी एजुकेशन में स्कूलों में जो वैकेंसी थी उसको भरना चाहिए था। अभी बरसात में काफ़ी स्कूलें गिर गई, जर्जर हुई है, उसके लिए भी कोई बजट नहीं किया। दूसरा मेरा ये है
कि ये बजट आम बजट है और गरीब वंचित जो घुमंतु जो लोग हैं, आमजन हैं, उनको इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है। जैसे आज बहुत सारे समाज ऐसे हैं उनको बजट में रहने के लिए, आवास के लिए, पट्टों के लिए और विशेषकर कोई ऐसी योजना लाते ताकि उनको मिलता तो ये बजट अच्छा लगता। लेकिन जिस तरह से बजट में छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, इनको कहीं भी उन्होंने नाम नहीं लिया और डीएनटी का तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, जो बड़ा सोचनीय विषय है। और मैं राजस्थान सरकार माननीय वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि दोबारा अगर सब बजट पेश हो तो घुमंतों के लिए विचार करें। 15% पॉपुलेशन है, लगभग 1.25 करोड़, और वो लोग आज टेंट पर झुग्गी झोंपड़ी पड़े हुए हैं। उनको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? जब घर का ठिकाना नहीं है तो कहाँ स्कूल में जाएगा वो? तो इनके लिए विशेष कर बजट जब अच्छा लगता है जब नीचे के तबके की ओर ध्यान दिया जाए। बाकी बजट अपने आप में जो सरकारें प्रस्तुत करती रही है वो बजट ऐसा बजट है। देखिए, ये बजट को लेकर उन्होंने बताया कि एक आम बजट है, क्या सोचते हैं आप? क्योंकि शिक्षा से, खेलों से, सबसे बजट को जोड़ा गया है, कुछ योजनाएं भी लाई गई हैं इसके लिए। पहले तो मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खेल के लिए स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 323 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। लेकिन ये क्या प्रावधान 323 करोड़ रुपए खेल की सामग्री के लिए पर्याप्त है? और अगर मान लो खेल की सामग्री के पर्याप्त है तो उसमें किस प्रकार का जो सामान आता है वो कितना डैमेज होता है, वो सब चीज़ें इनको देखने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि ना, मैं मेडिकल एजुकेशन के लिए कहना चाहता हूँ, मेडिकल एजुकेशन के लिए राजस्थान की जैसी स्थिति है मेरे का इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। अगर मेडिकल एजुकेशन देखना चाहते हैं तो योगी जी की यूपी सरकार में जाके देख लीजिए और यहाँ की मेडिकल जो एजुकेशन है वो यहाँ पर देख लीजिए। दोनों में अंतर ये है, वहाँ की फ़ीस और यहाँ की फ़ीस में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और बच्चों के साथ शोषण करते हैं। ये इनकी मेडिकल की एजेंसी, इस बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कुछ घोषणाएं हुई हैं किसानों के लिए, और क्या लगता है कि उसमें टोंक से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं हैं? क्या योजना है कि टोंक को कुछ मिला? सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बजट में कृषि सेक्टर को पूरा महत्व दिया है। हमारे टोंक को विशेष रूप से बिसलपुर की जो दाई मुख्य नहर है उससे 5000 हेक्टर ज़मीन को 100 करोड़ की लागत से फव्वारा सिस्टम का अनुदान दिए जाने की घोषणा की है, वो स्वागत योग्य है। और अन्य कृषि उपकरणों पर भी आपने अनुदान बढ़ाया है। पर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, अनुदान की जो प्रक्रिया है, जो पीवीसी पाइपलाइन आदि कृषक गाड़ते हैं, उनके अनुदान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए। आज अनुदान के लिए अगर कृषक आवेदन करता है तो उसको 6 महीने 3 महीने से अधिक स्वीकृति में लग जाता है, जबकि उसका फिर समय निकल जाता है पाइप गाड़ने का। जब वो फसल काटने के बाद पाइप गाड़ना चाहता है, अगर वो अप्लाई करेगा तो अगले साल ही पाइप गाड़ पाएगा, जबकि कृषक को जब ज़रूरत होती है तभी वो पाइप गाड़ने के लिए अप्लाई करता है और उसके फाइल पास होने में 3 महीने 6 महीने साल भर भी लग जाता है, तो उसके लिए उपयोगी नहीं रहता। अनुदान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। बजट आमतौर पर अभी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा दिया है और मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, टोंक विधानसभा क्षेत्र के लोगों की खासतौर से निगाह रहती रही है बजट के ऊपर, रेल को लेके, और जो अगर हम पूरे ज़िले को देखें और राज्य स्तर पर देखें तो क्या लग रहा है बजट को? नहीं, बजट बिल्कुल निराशाजनक रहा है और टोंक के लिए तो बिल्कुल ही बेकार रहा। टोंक के लिए कोई उपलब्धि नहीं की, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि टोंक में औद्योगिक क्षेत्र की एक डिमांड चल रही है, इसके अलावा कई एजुकेशन है, मेडिकल है, इससे संबंधित डिमांड चल रही है, लेकिन कुछ भी टोंक के लिए घोषणा नहीं की। राजस्थान के लिए तो जो निकली वो तो है ही, लेकिन टोंक के लिए भी विशेष तौर से कुछ भी घोषणा नहीं हुई। लोगों को बताइए, उम्मीद है आज 20 साल 15 साल हो गए कोई टोंक में इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वहाँ कोई प्लाट लेने के लिए योग्य नहीं है। रीको को हम भी कई बार निवेदन कर चुके हैं कि भाई नई ज़मीन पे अपने रीको के प्लाट काट गए हैं, जिससे नए लोगों को रोज़गार बढ़े, इंडस्ट्री घटे। तो देखिए, ये बात थी कि टोंक के लिए बजट निराशाजनक रहा है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप पूरा विवेचना करते हैं। युवाओं के लिए टूरिज्म के हिसाब से क्या रहा है बजट ये, और अगर ओवरऑल देखते हैं तो इसको? राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने आज जो तीसरा बजट रखा है, वो मेरी नज़र के अंदर जो तीसरा बजट है वो एक विकसित राजस्थान की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन इसमें
जो युवाओं के लिए जो किया है, एक उसमें युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को उनकी जो सोच है कि नौकरी लेने की जगह आप नौकरी देने वाले बनो, तो उसके तहत इन्होंने 10 लाख एक तो एनटीए का की तर्ज पे आरटीए की घोषणा की है। तो वो बढ़ने के बाद में युवाओं को नौकरी के साथ साथ मतलब उनकी पारदर्शिता बनी रहेगी। उद्यमियों के लिए युवाओं के क्षेत्र में 10 लाख तक की इन्होंने एक योजना लागू की है बिना ऋण के। तो वो है पर्यटन की दृष्टि से जो राजस्थान काफ़ी पर्यटन है इसमें, लेकिन उसकी दृष्टि से इसको इतना नहीं दिया। और कास्ट तौर से टोंक ज़िले में हालांकि घोषणाएं हुई है, लेकिन इतनी घोषणाएं नहीं हुई हैं जो होनी चाहिए थी। ये थे मेरे टोंक शहर के लोग, जिनका ये कहना था कि ये जो राज्य सरकार का बजट आया है वो मिला जुला रहा है। कई लोगों की आशाएं उसमें पूर्ण हुई हैं, तो कुछ लोग पूरक बजट में उन आशाओं को पूर्ण होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं